Hello students, welcome to my YouTube channel. So from today I am going to start new tutorial for class 6 computer. Okay. So in this video I will start chapter 7, that is Microsoft Excel 2010. तो चलिए करते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के टॉपिक्स को। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ों को पढ़ने वाले हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सो लर्निंग दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट फीचर्स ऑफ MS Excel। ठीक है, एंड एक्सेल को स्टार्ट करने का प्रोसेस देखेंगे, किस तरीके से एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और वर्कबुक एंड वर्कशीट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, एंड वर्कशीट के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से वर्कशीट में मूव किया जाता है, मतलब वर्कशीट में अगर हमें वर्क करना है तो किस तरीके से उस वर्कशीट में मूव करेंगे हम। ठीक है, देन हम बात करेंगे डेटा किस तरीके से वर्कशीट में एंटर करते हैं, और डेटा टाइप को भी डिस्कस करेंगे। और हम देखेंगे किस तरीके से वर्कशीट में वर्क किया जाता है और किस तरीके से कैलकुलेशन को परफॉर्म किया जाता है। एंड लास्ट में हम देखेंगे किस तरीके से वर्कबुक को हम सेव कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को। तो पहले देख लेते हैं MS एक्सेल के इंट्रोडक्शन को। तो इंट्रोडक्शन में क्या है देखिए, MS एक्सेल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो MS एक्सेल जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसको कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, एंड द डेटा स्प्रेड इन द टेबुलर फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ रोज एंड कॉलम। तो इसमें क्या होते हैं, रो और कॉलम्स होते हैं जिसमें कि हम डेटा को एंटर करते हैं। इट प्रोवाइड इनबिल्ट फीचर्स एंड टूल्स सच एज फार्मूला, फंक्शंस एंड डेटा एनालिसिस टूल्स दैट मेक इट इजियर टू वर्क विद लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, तो एक्सेल में आपको बहुत सारे इनबिल्ट फीचर एंड टूल्स मिलते हैं, जैसे कि फार्मूला है, फंक्शन है, ये सारे टूल मिलते हैं जिनकी हेल्प से आप डेटा पे बहुत इजीली वर्क कर सकते हैं। जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उस पर आप इजीली वर्क कर सकते हैं और उसको इजीली मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं MS एक्सेल के फीचर्स के बारे में। फीचर्स ऑफ एक्सेल क्या क्या फीचर्स हैं देख लेते हैं। पहला है फार्मूला आर मेनली यूज फॉर परफॉर्मिंग सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो जो फार्मूला होते हैं MS एक्सेल में उनका यूज करते हैं हम कोई भी सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए। ओके, और जो फंक्शंस होते हैं इसके अंदर इनबिल्ट, उनका यूज किया जाता है परसेंटेज, इंटरेस्ट या फिर एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। तो नेक्स्ट फीचर क्या है, फॉर्मेटिंग फीचर्स इंप्रूव द अपीयरेंस ऑफ डेटा। तो इसमें बहुत सारे फॉर्मेटिंग फीचर मिलते हैं जिससे कि जो डेटा का अपीयरेंस होता है वो आपका इंप्रूव हो जाता है, ज़्यादा अच्छे से आपको डिस्प्ले हो पाता है। ओके, नेक्स्ट फीचर देखते हैं। द डेटा इज ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेटेड इन द इंटायर वर्कशीट इफ एनी चेंज इज मेड इन अ सिंगल सेल। तो एक्सेल में अगर आप किसी भी सेल में चेंजेस करेंगे तो जो पूरी वर्कशीट होगी उसमें ऑटोमेटिक आपका चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो एक फीचर तो ये हो गया। नेक्स्ट फीचर है डेटा कैन बी क्विकली सर्च एंड रिप्लेस इंस्टेंटली। तो एक्सेल में आप डेटा को क्विकली सर्च एंड रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फीचर है ऑटोफिल ऑप्शन इज अवेलेबल टू एंटर डेटा इन अ सीरीज इन MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में एक ऑटोफिल फीचर होता है जो कि आपको हेल्प करता है किसी भी सीरीज में डेटा को एंटर करने में। जैसे कि आप नंबर्स एंटर कर रहे हैं 1 2 3 4 5, तो उसको आप ड्रैग कर सकते हैं और बाकी के जो नंबर्स होंगे वो ऑटोमेटिक आपके फिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से ऑटोफिल फीचर होता है MS एक्सेल में। ओके, नेक्स्ट फीचर है डेटा कैन बी व्यू इन अ ग्राफिकल फॉर्म सच एज चार्ट विच हेल्प टू अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड कंपेयर डेटा इन इफेक्टिव मैनर। तो एक्सेल में आप डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में भी देख सकते हैं, जैसे कि अगर आपको चार्ट के फॉर्म में डिस्प्ले करना है तो चार्ट वगैरह की हेल्प से भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं एक्सेल में अपने डेटा को। ओके, तो इन्हीं फीचर्स की वजह से जो MS एक्सेल है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और फर्स्ट चॉइस बना हुआ है प्रोफेशनल के बीच में। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं जो डेटा को एंटर करते हैं, जिनको भी कैलकुलेशन करने की जो रिक्वायरमेंट होती है, वो इसको प्रीफर करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। ओके, तो यही सारे फीचर थे हमारे MS एक्सेल के। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं कि MS एक्सेल को स्टार्ट किस तरीके से करते हैं। स्टार्टिंग MS एक्सेल, तो आई होप आपको ऑलरेडी पता होगा किस तरीके से MS एक्सेल को स्टार्ट किया जाता है। अगर नहीं पता तो यहाँ पे स्टेप्स देख लीजिए। देखिए, स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, फिर वहाँ पे सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर हमें मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 2010 की, क्योंकि आपकी बुक में MS एक्सेल 2010 दे रखा है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ विंडोज़ की को कीबोर्ड से। ठीक है, ये मैंने प्रेस कर दिया तो देखिए स्टार्ट मेन्यू खुल गई है। अब मेरे पास में विंडोज़ 10 है, हो सकता है आप लोगों के पास में विंडोज़ 7 हो तो उसका इंटरफेस थोड़ा अलग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को। ठीक है, ये देखिए ये रहा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सर्च करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को।
ये रहा हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010, इस पे हमें क्लिक कर देना है। तो देखिए हमारा ये MS एक्सेल स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे हम वर्क कर सकते हैं। ओके, अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख दीजिए एक्सेल, ठीक है, तो आपको एक्सेल इस तरीके से दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है तभी आपका ओपन हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं वर्कबुक एंड वर्कशीट को। तो वर्कबुक एंड वर्कशीट क्या होती है, देखिए यहाँ पे द एक्सेल विंडो दैट अपेयर्स ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड वर्कबुक। मतलब क्या है, जो एक्सेल की विंडो आपकी डिस्प्ले होती है उसी को हम बोलते हैं वर्कबुक। ओके, एंड इट इज असाइंड अ डिफॉल्ट नेम एज बुक 1। तो इसका जो डिफॉल्ट नेम होता है वो बुक 1 होता है। सो सिंपली यू कैन से वर्कबुक इज लाइक अ नोटबुक विच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पेजेस। तो आप कह सकते हैं जो वर्कबुक है वो एक तरीके से नोटबुक की तरह है जिसमें कि बहुत सारे पेजेस होते हैं। ओके, अब बात करते हैं वर्कशीट की। सो वर्कशीट इन अ वर्कबुक आर लाइक पेजेस ऑफ नोटबुक। तो वर्कशीट जो है वो आपके वर्कबुक का ही पार्ट होती है। तो आप कह सकते हैं जो वर्कशीट है वो वर्कबुक में उसी तरीके से होती है जिस तरीके से नोटबुक में पेजेस होते हैं। मतलब जो वर्कबुक है वो नोटबुक की तरह है और जो वर्कशीट है वो उस नोटबुक के पेजेस की तरह है, ठीक है। सो वर्कशीट इज अ ग्रिड लाइक दैट आर मेड अप ऑफ रो एंड कॉलम वेयर यू कैन एंटर एंड वर्क विद डेटा। तो वर्कशीट जो है वो एक तरीके से ग्रिड की तरह होती है जो कि आपके रो और कॉलम से बनी होती है जहाँ पे कि आप डेटा को एंटर कर सकते हैं। ओके, एंड बाय डिफॉल्ट एन एक्सेल वर्कबुक डिस्प्लेज 3 वर्कशीट एट द बॉटम विद द नेम शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो बाय डिफॉल्ट एक वर्कबुक के अंदर 3 शीट होती हैं जिनका कि नाम होता है शीट 1, शीट 2, शीट 3। इस तरीके से शीट आ रही होती हैं। ओके, और अगर हम चाहें तो इन वर्कशीट को और भी बढ़ा सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जितनी भी हमें वर्कशीट की रिक्वायरमेंट है उतनी वर्कशीट वहाँ पे बढ़ा सकते हैं। ओके, एंड एक वर्कशीट में आपके इतने रोज हो सकते हैं जो कि है 10,48,576। इतने तो रो हो सकते हैं। एंड इतने कॉलम हो सकते हैं जो कि हैं 16,384। ओके, तो वर्कशीट के अंदर जो कॉलम्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फ़ाबेट से और जो रो होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर से, ठीक है। ये लेफ्ट साइड में आ रहे होते हैं नंबर और जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो आपके टॉप पे आ रहे होते हैं। ओके, तो चलिए इसको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपके बाय डिफॉल्ट शीट 1, शीट 2, शीट 3 आ रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे देखिए शीट 1, शीट 2, शीट 3 आ रही हैं। तो ये जो शीट है इन्हीं को बोलते हैं वर्कशीट, ठीक है। ये तो हो गई हमारी वर्कशीट। और ये जो पूरा का पूरा जो इंटरफेस है, ये पूरी की पूरी जो फाइल है इसको बोलते हैं वर्कबुक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है बुक 1, ठीक है। तो एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारी वर्कशीट हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल वर्कशीट आ रही हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। आप चाहें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन वर्कशीट को और बढ़ा सकते हैं। ओके, और यहाँ पे देखिए ये जो है आपके कॉलम्स हैं, कॉलम जो आ रहे हैं वर्टिकल वाले हैं, ये जो है आपके कॉलम्स हैं इस तरीके से। तो ये देखिए अल्फ़ाबेट से इंडिकेट हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल हैं वो आपके रो हैं। तो यहाँ पे ये जो रो हैं आपके देखिए नंबर से डिस्प्ले हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं, सही से दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है आपके नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं, तो ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे देखिए जो अल्फ़ाबेट है ये आपके कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो आई होप अब आप लोगों को वर्कशीट एंड वर्कबुक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब एक्सेल की विंडो को और अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, ये रही देखिए एक्सेल की विंडो जो कि मैंने आपको अभी ओपन करके भी दिखाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या कंपोनेंट होते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं हम टाइटल बार। ओके, एंड ये जो एरिया आ रहा होता है जहाँ पे देखिए फाइल, होम, इंसर्ट लिखा हुआ है, इस एरिया को बोलते हैं टैब्स, ठीक है। इनको हम बोलते हैं टैब्स, जो लिखे हुए आ रहे हैं इनको हम बोलेंगे टैब। ओके, और ये टैब के नाम है फाइल, होम, इंसर्ट, ये टैब के नेम हो गए। तो ये फर्स्ट वाला हमारा फाइल टैब है। ओके, इसके बाद में देखिए ये जो एरिया आ रहा है इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। एंड देखिए ये जो एरिया आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है स्टाइल, तो इस पूरे को बोलते हैं ग्रुप। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। ये देखिए सेल ग्रुप है, ये एडिटिंग ग्रुप है, ये नंबर ग्रुप है, ये अलाइनमेंट ग्रुप है, ये फॉन्ट ग्रुप है, एंड ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है। तो हर टाइप के अंदर कुछ ना कुछ ग्रुप्स होते हैं, तो इन सबको बोलते हैं हम ग्रुप्स। ओके, एंड ये जो पूरा एरिया होता है इसको हम बोलते हैं रिबन। ओके, और देखिए यहाँ पे जो छोटा सा बॉक्स आ रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है A3, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। एंड ये जो वर्कशीट में डार्क बॉक्स आ रहा है इसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल। ओके, एंड ये जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है इनको हम बोलते हैं रो हेडिंग, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये रो को रिप्रेजेंट करते हैं। और बॉटम पे देखिए जो लिखा हुआ आ रहा है रेडी, ठीक है, इस एरिया को बोलते हैं हम स्टेटस बार। अब बचा ये एरिया, ठीक है, जो एरिया आ रहा है देखिए यहाँ पे लिखा हो रहा है FX, तो इस एरिया को बोलते हैं हम फॉर्मूला बार। ओके, और राइट हैंड पे जो एरिया आ रहा है ये देखिए यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार, ठीक है। स्क्रॉल बार आपकी एक से ज़्यादा हो सकती है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। और यहाँ पे देखिए जो इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, ये जो है
ये आपकी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, ये भी आपकी स्क्रॉल बार है, इसे बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ओके, एंड ये जो अल्फ़ाबेट आ रहा है इनको बोलते हैं हम कॉलम हेडिंग। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये पूरी एक्सेल की विंडो समझ में आ गई होगी और इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं वर्कशीट के कंपोनेंट को। जो हमारा वर्कशीट का पार्ट है इसके कंपोनेंट जो होते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, कंपोनेंट ऑफ अ वर्कशीट। तो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं वर्कशीट के देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहला कंपोनेंट होता है सेल। ठीक है, तो सेल क्या होता है देखिए, अ सेल इज एन इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड रो इन अ वर्कशीट। तो देखिए सेल जो होता है वो इंटरसेक्शन होता है रो और कॉलम का, उन दोनों को मिला के जो एरिया तैयार होता है उसी को हम बोलते हैं सेल। ओके, एंड ईच सेल इज डिनोटेड विद द सेल एड्रेस। फॉर एग्जांपल A5 रेफर्स टू द सेल एट द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम A एंड रो 5। तो सेल जो होता है उसको डिनोट किया जाता है एक एड्रेस से जो कि बनता है रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए A5, तो A5 में देखिए क्या होगा, जो A है वो तो कॉलम है और जो 5 है वो रो है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नेम हो जाएगा A5। ठीक है, एंड इसी सेल के अंदर हम डेटा को एंटर करते हैं। ठीक है, जो सेल होता है हमारा उसी में हम डेटा को एंटर करते हैं और एक सेल के अंदर आप इतने करेक्टर का डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये जो नंबर दे रखे हैं 32,767 करेक्टर। ठीक है, इतने करेक्टर को आप स्टोर कर सकते हैं एक सेल के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की जो कि एक्टिव सेल। तो एक्टिव सेल क्या होता है देखिए, व्हेन यू क्लिक ऑन अ सेल अ थिक बॉर्डर डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल्स। तो मतलब क्या है, जब भी आप किसी सेल पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे एक ब्लैक बॉर्डर बन के आ जाता है और वो बाकी सेल से अलग दिखने लगता है। तो जिस सेल को भी आपने सेलेक्ट किया हुआ होता है उसी को हम बोलते हैं एक्टिव सेल। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं करंट सेल। और जो हाईलाइटेड बॉक्स होता है उसको बोलते हैं हम सेल पॉइंटर, जिसमें कि हम डेटा को एंटर करते हैं। डेटा को एंटर करने के लिए आपको पहले उस सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब सेल पॉइंटर जो होगा वहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप डेटा एंटर कर पाएंगे। ओके, तो चलिए मैं इसको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे मैं एक्सेल की विंडो में आ चुका हूँ। तो यहाँ पे बात करते हैं सेल की। सेल क्या होता है देखिए, जो भी एरिया आ रहा है ये देखिए, इनको बोलते हैं सेल। अगर आपको नहीं दिख पा रहा है क्लियरली तो मैं इसको कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए आप, अब आपको शायद क्लियरली दिख पाएगा, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो एरिया है आपको, ये एरिया दिख रहा है, जो ये जो एरिया आ रहा है इसको बोलते हैं सेल। ये जो बॉक्स बने हुए आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं सेल। ओके, समझ में आ रहा होगा आई होप आप लोगों को। ये जो बॉक्सेस आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं सेल। ओके, और ये देखिए आपके फॉर्म हो रहे हैं कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से। यहाँ पे देखिए डी आ रहा है और यहाँ पे देखिए 4 आ रहा है, तो इसका एड्रेस हो जाएगा D4। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सेल एड्रेस। जो भी कॉलम है उसका लेटर आ जाएगा और जो रो है उसका नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से सेल का एड्रेस बन जाता है। किसी भी सेल का एड्रेस अगर आपको पता करना है तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। देखिए सपोज मुझे इस वाले सेल का एड्रेस पता करना है तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे देखूंगा मैं F है और यहाँ पे देखूंगा 7 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका एड्रेस हो जाएगा F7। तो इस तरीके से आप सेल एड्रेस को पता कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं एक्टिव सेल की। तो एक्टिव सेल का मतलब क्या है देखिए, जहां भी मैं क्लिक करूंगा वहां पे देखिए ब्लैक बॉर्डर आ जाएगा। ये देखिए बॉर्डर आ रहा है, एक बॉक्स सा बन के आ रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम एक्टिव सेल। जो भी सेल आपका सिलेक्टेड होगा उसी को आप बोलेंगे एक्टिव सेल। देखिए जो सिलेक्टेड सेल है ये आपका एक्टिव सेल हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये वाला सेल एक्टिव हो जाएगा, यहाँ क्लिक कर दिया तो ये सेल एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और ये जो इस तरीके से आ रहा होता है इसको बोलते हैं हम सेल पॉइंटर। ये जो बॉक्स बना हुआ आ रहा है इसको बोलेंगे सेल पॉइंटर। जिस भी सेल में आपको डेटा एंटर करना होगा वहां पे आपको ऐसे क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद में वहां पे आप डेटा एंटर कर पाएंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को सेल एंड एक्टिव सेल समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की जो कि है रेंज। तो रेंज का मतलब क्या है देखिए, अ रेंज इज अ ग्रुप ऑफ कॉन्टिजियस सेल विच फॉर्म शेप ऑफ रेक्टेंगल। तो देखिए रेंज जो है वो कॉन्टिजियस सेल का ही एक ग्रुप है जिसमें कि आप एक पर्टिकुलर रेंज में सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए मैं इसको दिखाता हूँ एग्जाम्पल की हेल्प से, जैसे कि आपको क्लियरली समझ में आ पाए। तो यहाँ पर रेंज को समझते हैं। देखिए जैसे कि मैं इन सेल को सिलेक्ट कर लूँ इस तरीके से, ठीक है, तो ये मैंने सेल एक रेंज में सेलेक्ट कर लिए हैं, इसी को बोलेंगे हम रेंज। देखिए यहाँ पे जो सेल है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ई से और मैंने के तक सेलेक्ट कर लिए हैं, तो इस पूरे को बोलेंगे एक रेंज में सेल सेलेक्ट हो गए हैं, इस पूरे को हम बोलते हैं रेंज। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि मैं चाहूँ तो इस तरीके से सेलेक्ट करूँ तो ये भी हमारी सेल की रेंज है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को रेंज समझ में आ रहा होगा। तो रेंज जो है वो आपकी एक सेल से लेके पूरी वर्कशीट तक हो सकती है, मतलब आप पूरी वर्कशीट को भी रेंज में सेलेक्ट कर सकते हैं। और रेंज को स्पेसिफाई आप स्टार्टिंग और एंडिंग सेल से कर सकते हैं। ठीक है, और उन दोनों के बीच में आप लगा देंगे कॉलम, तो वो एक रेंज को स्पेसिफाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए C1 कॉलम C10, तो इसका मतलब है C1 से लेके C10 तक के जो सेल हैं वो एक रेंज में सेलेक्ट हो जाएंगे, मतलब वो पूरी एक रेंज में आएंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को रेंज समझ में आ गया होगा।
अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की, जो कि हमारा नेम बॉक्स। तो नेम बॉक्स क्या होता है, देखिए नेम बॉक्स जो होता है वो कॉलम हेडिंग के ऊपर आ रहा होता है लेफ्ट साइड में, ठीक है। और ये डिस्प्ले करता है सेल पॉइंटर की लोकेशन को। सिंपली आप कह सकते हैं ये सेल पॉइंटर के एड्रेस को बताता है कि जो आपका सेल पॉइंटर है वो कौन से एड्रेस पे है। ओके, इसको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ आपको। देखिए देखिए यहाँ पे ये जो बॉक्स आ रहा है इसे बोलते हैं हम नेम बॉक्स। अगर आप लोगों ने दिख रहा है तो मैं जूम कर देता हूँ, तो देखिए अब आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये जो एरिया है इसको बोलते हैं हम नेम बॉक्स। ओके, और इसमें डिस्प्ले होता है सेल पॉइंटर का एड्रेस। जहाँ पे भी आपका सेल पॉइंटर होगा उसका एड्रेस डिस्प्ले होगा। देखिए यहाँ पे D3 दिखा रहा है, इसका मतलब D3 पे अभी मेरा सेल पॉइंटर। अगर मैं पॉइंटर को चेंज करूंगा तो यहाँ पे एड्रेस चेंज हो जाएगा। देखिए मैं करता हूँ, सपोज इसको करा तो यहाँ पे देखिए E14 हो गया, इसको करा तो देखिए यहाँ पे B15 हो गया। तो जिस सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ उसका एड्रेस ये डिस्प्ले कर रहा है। ओके, तो आई होप आपको ये दोनों कंपोनेंट भी समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की, जो कि हमारा फार्मूला बार। तो फार्मूला बार क्या होती है, देखिए फार्मूला बार जो है वो नेम बॉक्स के राइट साइड में लोकेटेड होती है। जो नेम बॉक्स होता है उसी के राइट साइड में आपकी होती है फार्मूला बार, ठीक है। और ये बार डिस्प्ले करती है फार्मूला को। जो भी आप फार्मूला एंटर करेंगे उसको ये डिस्प्ले करेगी। ओके, तो इसको भी दिखाई देता हूँ आपको। देखिए तो देखिए ये जो एरिया हमारा, इसी को हम बोलते हैं फार्मूला बार, ठीक है। इसको मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो सीट में जो भी फार्मूला आप टाइप करेंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं इक्वल लगाता हूँ और कुछ भी यहाँ पे लिखता हूँ, तो जो भी मैं लिख रहा हूँ वो देखिए आपका फार्मूला बार में डिस्प्ले हो रहा है। तो जो भी फार्मूला आप लिखेंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। फार्मूला में क्या होता है, इक्वल का साइन रहता है, तो इसे पता चल जाता है कि ये फार्मूला है, तो यहाँ पे ये डिस्प्ले कर देता है। ओके, तो आई होप आपको फार्मूला बार भी समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉम्पोनेंट को। तो नेक्स्ट कॉम्पोनेंट है हमारा कॉलम हेडिंग। तो कॉलम हेडिंग आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वर्कशीट में जो अल्फ़ाबेट आ रहे होते हैं टॉप पे, उसी को हम बोलते हैं कॉलम हेडिंग। जो कॉलम्स होते हैं उन पर जो अल्फ़ाबेट लिखे हुए होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉलम हेडिंग्स। ओके, और ये आपके कॉलम हेडिंग जो होते हैं वो आपके ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट में चलते हैं। उसके बाद ए से लेकर ए जेड तक चलते हैं और इसी तरीके से चलते जाते हैं XFT तक, ठीक है, यहाँ तक जाते हैं। तो इस तरीके से टोटल कॉलम जो होते हैं वो हो जाते हैं हमारे 16,384। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की, जो कि हमारा रो हेडिंग। तो रो हेडिंग्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। रो हेडिंग्स क्या होती हैं, रो को इंडिकेट करती हैं। ये जो नंबर्स आ रहे होते हैं लेफ्ट साइड में उसको हम बोलते हैं रो हेडिंग्स, ठीक है। और ये 1 से लेके 10,48,576 तक होते हैं। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की, जो कि हमारी स्टेटस बार। तो स्टेटस बार क्या होती है ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। जब मैंने आपको विंडो दिखाई थी तो वहाँ पे मैंने आपको बता दिया था। जो बॉटम पे आपकी बार आ रही होती है उसे हम बोलते हैं स्टेटस बार। ये बिल्कुल बॉटम पे आ रही होती है एक्सेल विंडो के, ठीक है। और ये आपको इन्फॉर्मेशन देती है आपके सेल के करंट सिलेक्शन के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं जो भी आप करंट एक्टिविटी कर रहे होंगे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देती है। और साथ ही ये डिस्प्ले करती है जो भी वार्निंग मैसेज होते हैं उनको भी। ओके, मतलब स्टेटस बताती है ओवरऑल आपके डॉक्यूमेंट का। तो आई होप आपको ये कॉम्पोनेंट भी समझ में आ गए होंगे। तो अब बात करते हैं किस तरीके से वर्कशीट में मूव करते हैं। मतलब हमें वर्कशीट में मूव करना हो, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना हो तो किस तरीके से जाएंगे। तो वर्कशीट में डेटा एंटर करने के लिए हमें सेल पॉइंटर को मूव करने की रिक्वायरमेंट होती है एक सेल से दूसरी सेल में। तो इस काम को हम करते हैं वेरियस कीज़ की हेल्प से। कौन कौन सी कीज़ होती हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको टेबल डिस्प्ले कर देता हूँ। ये देखिए, ये रही टेबल। तो कीबोर्ड पर देखिए एरो की होती है, इनकी हेल्प से हम क्या क्या करते हैं। अगर हमें राइट कॉलम में मूव करना है तो उसके लिए यूज़ करते हैं राइट एरो की को। लेफ्ट कॉलम में मूव करना है तो लेफ्ट वाले एरो को यूज़ करेंगे। और अगर रो को चेंज करके ऊपर जाना है तो उसके लिए करेंगे अप एरो को। और रो को चेंज करके नीचे जाना है, नीचे वाले रो में जाना है तो उसके लिए यूज़ करेंगे डाउन एरो को। ओके, एंड इसी तरीके से कुछ और कीज़ हैं, इनका क्या क्या यूज़ है देख लेते हैं। अगर आपको एक स्क्रीन चेंज करके ऊपर जाना है वर्कशीट में, मतलब कि पेज को चेंज करना है, तो उसके लिए करेंगे हम पेज अप, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको वर्कशीट में डाउन जाना है, मतलब कि पेज को डाउन करना है, तो उसके लिए यूज़ करेंगे पेज डाउन। और अगर आपको सेल पॉइंटर को सबसे पहले वाले रो के सेल में लेके जाना है तो उसके लिए प्रेस करेंगे Ctrl+Home। एंड अगर सेल पॉइंटर को सबसे लास्ट वाले सेल में लेके जाना है स्प्रेडशीट के, तो उसके लिए प्रेस करेंगे Ctrl+N। तो इन कीज़ का यूज़ करके हम वर्कशीट में मूव कर सकते हैं अपने सेल पॉइंटर को। ओके, अब बात करते हैं कि वर्कशीट में डेटा एंटर किस तरीके से करते हैं। तो स्टूडेंट इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।